हम लोग जो चैप्टर यहाँ शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली ये ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो देखिएगा आप यहाँ पे, उसके इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल टर्म यूज होता है यहाँ पे। तो बेसिकली बहुत से मैं क्लास में आप इस चीज़ को मिस कर चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ तो फ्लो में चलना पड़ता है, तो वहाँ पे होता है क्या है, उतना आप ध्यान नहीं दे पाते शायद, या कोई स्टेप मिस आउट हो चुका है तो आप उसको वापस देख नहीं पाते हो। इन दैट केस अब इसलिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पे क्या, अगर कहीं भी आपको स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो, पीछे आके देख सकते हो वहाँ पे, इससे आपको फायदा होगा क्या, तो हर एक स्टेप को आपको समझ में आसानी होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमें पढ़ना है इन क्लास 12। अब बेसिकली 12 नहीं बोलेंगे, आगे भी इसको हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये यूज़ आ ही जाता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो कहते हैं हम लोग दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखिए हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं उस क्वेश्चन में लिखा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। हम मीन और एवरेज निकालना क्यों चाहेंगे, पहले ये तो पहले सोचिए हम लोग। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि जो एसी करंट होता है हमारे पास वो साइनसॉइडल होता है, यानी कहने का मतलब वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। हमारा जो एसी करंट हमेशा वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का, ये आपको पता है। और डीसी करंट कैसा होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा वो, 5 वोल्ट लगाता जाएगा, चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम बात बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप सोचिए 5 वोल्ट की एसी सप्लाई हुई, ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर बता रहे हैं अगर 5 वोल्ट का एसी सप्लाई होगा, इसका मतलब यही आपका है कि वो फ्लक्चुएट होता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 वोल्ट आपको हमेशा मिलता रहे, कभी 0 होगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, कम, ऐसे मतलब होता रहेगा। लेकिन डीसी में क्या होगा, कॉन्स्टेंटली हमारा 5 वोल्ट मिलता रहता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये फ्लक्चुएटिंग है और ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। इसलिए हम डीसी में कभी भी एवरेज नहीं निकालते हैं, एवरेज निकालने का फायदा ही नहीं हमको, वो तो एक ही है ना। लेकिन क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे टाइम के साथ है, टाइम ऑफ करंट हम ग्राफ जो बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा करंट देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ, तो ऑब्वियसली हर समय में करंट एक जैसा नहीं है। तो हमें इसलिए पता करना पड़ता है कि एवरेज कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो हमको पता करना पड़ता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दैट इज इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास्ड through a circuit for half the time period of alternating current sends the same amount of charge as is done by the alternating current in same time through the same circuit. Okay, इसका पहले मतलब समझिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी यानी कहना चाहते हैं वो एक सर्टन टाइप ऑफ डीसी करंट के बारे में बात बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या किए हैं, हाफ ड टाइम किए हैं। हाफ द टाइम इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आपको पता होगा एसी करंट कैसे फ्लो करता है हमारे पास, आपको शायद पता होगा एसी कैसे फ्लो करता है, कुछ इस तरीके से एसी फ्लो करता है ना। तो अगर एसी का हम बात करें, ये जो हाफ हमारे पास है ये ऊपर की तरफ है, यानी ये आपका पॉजिटिव, और नीचे वाला हाफ क्या होगा हमारे पास, ये तो नेगेटिव हाफ हमारे पास है। तो ऑब्वियसली आप देखिएगा क्या कि जो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ हमारे पास है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर कंप्लीट लूप लीजिएगा या फिर आप कंप्लीट साइकिल लीजिएगा, इन दैट केस आप क्या फेस कीजिएगा यहाँ पे कि आपके पास ऊपर में जितना करंट फ्लो कर रहा था, ऊपर जितना आपके पास मैग्नीट्यूड है, नीचे भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन बस फर्क कहाँ है, प्लस और माइनस का। तो जो नेट हमारा बनेगा यहाँ पे वो तो 0 बन जाएगा। इस वजह से कभी भी हम लोग कंप्लीट साइकिल में बात नहीं करते। जब भी मीन निकालना होगा एसी करंट के लिए हम हमेशा हाफ द साइकिल का ही बात करेंगे, हाफ टाइम पीरियड का बात करते हैं। क्लियर? तो इसमें कह रहा है क्या, इट इज दैट स्टेडी करंट, यानी वो डीसी करंट कह सकते हैं इसका हम लोग, विच व्हेन पास्ड थ्रू द सर्किट फॉर हाफ टाइम, मतलब अगर ये 0 से t तक है तो ये t/2 समय का बात हो रहा है यहाँ पे, हाफ टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज डन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन सेम टाइम थ्रू द सर्किट। उसी हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में वो वही करंट कितना चार्ज वो सेंड कर सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू। या सिंपल फंडा आप समझिए, यहाँ पे हमको निकालना है कितना एवरेज करंट फ्लो कर रहा है इस हाफ में, बस उसी को डेफिनेशन पार्ट में लिखा गया। क्या पास है इस फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ, जो भी आप लेना लीजिए, 0 से t/2 तक जो हमारे पास है, इस हाफ में कितना करंट हमारा एवरेजली फ्लो किया है, हम वो निकालना है। बेसिकली यही है, इसी को हम लोग बस लैंग्वेज फॉर्म में लिखे, थोड़ा सा बड़ा हुआ कुछ नहीं।
लैंग्वेज फॉर्म में। इसको अगर थोड़ा सा हम आगे मॉडिफाई करके मैथमेटिकल फॉर्म में लाना चाहे तो देखते कैसे कर पाएंगे। बेसिक इसका मैथमेटिक्स है, उसे देखते हैं अब कैसे कर पाए हम। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ करंट। So, as we know that in AC current, the current flows in the form of sinusoidal variation. हमारा जो करंट होता है वो साइन वेव के फॉर्म में जाता है, आपको पता होगा शायद। इन AC सर्किट्स और AC current flows in form of sinusoidal variation and DC current flows in a straight line. We have the basic difference between AC and DC, that is alternating current and direct current. So as you know, we have a certain peak value of current and this peak value of current is suppose I know. हमारे पास जो AC करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा या फिर जो पीक वैल्यू हमारे पास है उस समय हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं I नॉट से, ये हमारा पीक वैल्यू होगा। बात को समझिए यहाँ पे, इफ आई टेक द एवरेज ऑफ दिस कंप्लीट वेव, अगर इस पूरे वेव का एवरेज निकालें, इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, हमारा ये हाफ क्या है, दिस हाफ इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, दिस हाफ इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट एंड द लोअर हाफ इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट। अब जब प्लस और माइनस के साथ में जोड़िएगा तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल यहाँ पे जीरो आ जाता है। अगर आप कंप्लीट वेव में देखेंगे एवरेज निकालने का, इन दैट केस आपका करंट का वैल्यू जीरो आता है। कैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो हाफ हमारे पास है, दिस हाफ इज पॉजिटिव एंड द लोअर हाफ इज नेगेटिव। सो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए इस हाफ का वैल्यू मान लेते हैं हमारा आया +5 एंड लोअर हाफ का वैल्यू आ रहा है -5, तो ऑब्वियसली जब एवरेज निकालने बोला जाए तो व्हाट इज द एवरेज, +5 -5/2, कुछ ऐसे ही होगा आपस। और ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं जोड़ने से कितना हमको मिल रहा है, जीरो मिलता है। इसलिए जब भी हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे, हमेशा हम हाफ ऑफ द वेव की बात करेंगे, हम सिर्फ आधा वेव का बात करेंगे, हम पूरा वेव लेंगे ही नहीं। हम कितना लेंगे, जस्ट ये पोर्शन, यानी फॉर टाइम इंटरवल 0 to t/2 हम जब भी सॉल्व करेंगे फॉर मीन वैल्यू हमेशा 0 से t/2 ही सॉल्व करेंगे। अगर आप 0 से t सॉल्व करने जाइएगा, इन दैट केस क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा, तो सब रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे। इस पर्सन क्या करना चाह रहा था, हम 0 से t/2 का मीन वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इज I नॉट और मीन वैल्यू हम डिनोट फिलहाल करेंगे IM से। तो हम यहाँ रिलेशन देखेंगे IM और I नॉट का क्या रिलेशन हमारा बन रहा है, हम वो यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट हमारे पास यही है। हमारा पीक वैल्यू कौन सा यहाँ पास है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू मतलब क्या होगा हमारे पास, इस पूरे वेव का या पूरे हाफ वेव का हमारा करंट कितना वो हम निकालना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या है कि इस पॉइंट में करंट कितना होगा, at this point the current is 0, also at this point current is 0 and at this point current is I naught, यानी हमारा करंट रैपिडली वैरी कर रहा है। हमारा करंट टाइम के साथ हमेशा वैरी करते रहता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट नहीं है। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट नहीं होगा तो वहां काम आता है एवरेज। हम जानते ही जब एक पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं मिल पाता है तो उस चीज को कहते हैं यहाँ पे वहां मीन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मीन वैल्यू निकालेंगे इस पूरे वेव का, यहाँ से यहाँ तक का मीन कितना वो देखेंगे। अब ट्राई करके सॉल्व कैसे करें वो देखते हैं। बेसिकली सॉल्व करना बहुत ही इजी है, आपके पास ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजी तरीके से दिखाएंगे कैसे होता है सॉल्व। अब ऐसे शुरू करते हैं सॉल्व कैसे करना है, देखते हैं। हमें निकालना है मीन वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन। ट्राई करें सॉल्व करने का। हम ऐसे शुरू करेंगे फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि हम जानते क्या है, लिखेंगे यहाँ पे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज, हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का डिनोट करें कैसे, देखिए हमारा I इज इक्वल टू होता है, पहले भी यूज किए क्लासेस में, I इक्वल टू I नॉट
साइन ओमेगा टी। हमारा करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, जहां पे आई नॉट का मतलब क्या होता है हमारे पास, आई नॉट इज द पीक वैल्यू, आई नॉट हमारे पास है पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा मतलब हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू हो सकता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। हम लोग ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए आगे सॉल्व करने के बाद ही पुट करेंगे। फिलहाल देखिए क्या पास है, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर ना। इसे आगे सॉल्व करने में चाहिए क्या, हमें निकालना मीन वैल्यू और पीक वैल्यू रिलेशन। तो बेसिकली हमको पहले करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन फॉर टाइम इंटरवल 0 से t/2 का। कैसे करते हैं देखें आप, लेकिन उसके लिए पहले हमको निकालना है चार्ज, क्योंकि चार्ज करना है काम थोड़ा मुश्किल होगा, उसके पर चार्ज निकालना चाहिए। हम जानते हैं क्या है, सिंस Q इज इक्वल टू, या फिर हमारा I इज इक्वल टू होता है dq/dt, यानी हम यहां लिख सकते हैं क्या कि I dt शुड बी इक्वल टू dq एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करें देखिए, I का मतलब dq/dt वो तो हमको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो व्हाट वी कैन राइट इज, अगर इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 in equation 2, if I substitute equation 1 in equation 2, अगर हम equation 1 का यूज करते equation 2 में, तो क्या आएगा हमारे पास, I naught sin omega t dt is equal to dq. So by putting the value of I over here, हमें ऐसा कुछ मिला वैल्यू। अब जब सॉल्व करना पड़े हमको, हम क्या देखें यहाँ पे, हमारा dq है, लेकिन जब भी हम काम करते हैं पूरा काम करते, आधा काम तो करना नहीं हमको, इसलिए करेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 से कितना, पहले बता चुके हैं। देखिए हम हाफ वेव के लिए बात कर रहे हैं, बस आधे वेव का बात कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन जो भी करेंगे हम 0 से t/2 का इंटीग्रेशन करेंगे और देखेंगे इसमें इस दौरान कितना चार्ज हमारा बना, कितना चार्ज यहाँ फ्लो किया, वो हम देख पाएंगे। ट्राई करते निकालेगा, तो निकाले यहाँ पे इंटीग्रेशन, या फिर ऑन इंटीग्रेटिंग लिखना अच्छा रहेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग। जब इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq ना। अब लिमिट की बात करते हैं, ये t है मतलब टाइम, और टाइम कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से लेकर t/2। देखिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन किसका है, यहाँ पे dt लिखा है, यानी टाइम हमारे पास है, और टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां है, 0 से लेकर t/2 तक का है। सो इंटीग्रेशन का लिमिट हमारे क्या होगा, 0 से लेकर t/2, एंड चार्ज का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, इनिशियली चार्ज हमारे पास 0 था, और फाइनली कुछ चार्ज हमारे q चार्ज हमारे पास है। जब आप उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, हम पहले एक स्टेप बना दे रहे हैं, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ हम कर सकते हैं क्या, हमारा आई नॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, आई नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आई नॉट बाहर निकल चुका है, और इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे होगा ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt 0 से लेके t/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq 0 से लेके q तक। जब इसे सॉल्व करें आगे हम लोग, तो कितना मिलता है देखते हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग दिस टर्म हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे हमारा आई नॉट बाहर है, कांस्टेंट है, ऑन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमें करना है, और हमें पता है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, वी नो दैट साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। हम क्या सॉल्व किए देखिए यहाँ पे, हमारा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, हम दोबारा लिखते रहे। देखिए साइन ax dx का इंटीग्रेशन आपके पास होता है माइनस कॉस ax बाय a। अगर ये होता है वही यहाँ पर यूज कर गए, ओमेगा टी है तो ओमेगा को नीचे लिख दिया हमने, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके t/2 ना। 0 से dq और यहाँ पे dq हमारे पास है, हमें पता क्या है, अगर dx का इंटीग्रेशन x हो सकता है, इन दैट केस dq का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास, q। सो q हो गया हमारे पास, एंड नाउ ये लिमिट हमारे पास है 0 से लेके q तक। जब आगे हम लिमिट यहां पुट करेंगे, हमें क्या दिखेगा, आई नॉट
इस माइनस साइन को हम पहले बाहर निकाल लें ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हम इस माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस साइन भी बाहर निकल जाए। इन दैट केस व्हाट वी हैव इज, या फिर ओमेगा भी बाहर निकाल सकते हैं कि ओमेगा में वैल्यू पुट करना नहीं है। हम इंटीग्रेशन यहाँ पे टी का किए थे, तो जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे अपर लिमिट या लोअर लिमिट वो हम टी में पुट करना चाहेंगे, ओमेगा में तो पुट करेंगे नहीं। इसलिए हम ट्राई करें इस ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा शायद। या फिर आप चाहे तो इसको अंदर भी रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे कि इस ओमेगा को हम बाहर ही रख लें ना। तो आज बचता क्या है, बस सिंपली यहाँ बचा माइनस ओमेगा टी बचा है, बाकी सारा फैक्टर यहाँ पे आ गया, बस कॉस ओमेगा टी यहाँ बच रहा है। अब पुट करते हैं अपर लिमिट कितना पास है, द अपर लिमिट इज कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो। अपर लिमिट हमारे पास टी बाई टू था और लोअर लिमिट इज जीरो, तो हम पुट की वही वैल्यू को। और यहाँ पे कितना होगा हमारे पास क्यू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसे सॉल्व किया जाएगा हमें क्या दिखेगा, हम पहले ही बता चुके थे कि ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। अगर ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट इज आई नॉट बाई 2 पाई बाई टी इंटू कॉस ओमेगा, यानी कितना देखें आप ओमेगा का वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 2 पाई बाई टी, ओमेगा का वैल्यू हम पुट किए हैं 2 पाई बाई टी बाई टी बाई टू माइनस कॉस 0 डिग्री, तो ओमेगा इंटू जीरो आपका जीरो आ गया, तो कॉस 0 डिग्री हमको मिलने वाला है। और यहाँ पे कितना है q माइनस जीरो है, और q माइनस जीरो कितना है हमारे पास, वी हैव q। ऑन सॉल्विंग दिस फर्दर व्हाट विल हैव इज 2 और 2 कैंसिल आउट हो चुका है, t एंड t भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचा कितना सिंपली यहाँ पे cos पाई बचा है। तो आगे से सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होगा हमारे पास माइनस आई नॉट बाई या फिर आई नॉट q ऊपर चला आया और 2 पाई इंटू cos पाई माइनस cos 0 इक्वल टू q। ठीक, हम क्या किए आई नॉट बाई टी, सॉरी आई नॉट टी बाई 2 पाई cos पाई माइनस 0 इक्वल टू q। अब देखिए हमारा cos पाई का वैल्यू क्या होता है, अगर cos पाई का वैल्यू याद नहीं तो इससे हम ट्रिक बना सकते हैं। कैसा देखिए, ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हमारे पास है पाई बाई 2, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 हमारे पास। तो हमेशा याद रखिए कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे पास होता है, हमारा cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर cos 0 1 है, रिजल्ट कितना होगा हमारे पास -1। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस हमारे पास, इसलिए उधर अगर हमारे पास प्लस बने तो हमारा -1 आएगा। वैसे cos 90 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 0, अगर ये प्लस 0 है तो इधर हमारे पास -0 होगा, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस इतना काम नहीं करता, इसलिए हम 0 भी लिख सकते हैं। तब इतना ऐसे वैल्यू याद कर सकते हैं, cos 0 में 1, cos पाई में हमारा कितना -1 होता है। तो अगर वैल्यू पुट करें इसका हम क्या देखेंगे, आई नॉट टी बाई 2 पाई इज इक्वल टू, इसे हम इरेज करना चाहेंगे बाद में, देखिए आप सही, आई नॉट टी बाई 2 पाई cos पाई का वैल्यू -1 cos 0 का वैल्यू हमारा 1 हो गया, इसलिए देखते हैं माइनस था पहले से, इसलिए cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू q। हम क्या किए यहाँ पे, हमारा cos पाई का वैल्यू है -1 माइनस cos 0 का वैल्यू है 1 इंटू इक्वल टू q हमारे पास। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे हम, थोड़ा इरेज कर इसको पहले। अब जो इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं इतना आप कर ही सकते हैं शायद। इसको यहाँ से q निकालना है, q कैसे निकालेंगे, माइनस आई नॉट टी बाई 2 पाई इंटू -2 इक्वल टू q। तो माइनस और माइनस अगर ये माइनस अगर बाहर निकल जाए तो ऑब्वियसली प्लस बन चुका होगा, एंड 2 और 2 कैंसिल आउट हो चुका है आपस, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, एंड माइनस माइनस बाद प्लस बन चुका है। इससे हमारा वैल्यू क्या बनेगा, हमारा q इज इक्वल टू आ चुका होगा यहाँ से, q इज इक्वल टू आई नॉट टी बाई पाई। ठीक, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई नॉट टी बाई पाई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हम क्या पहुंचे, यहाँ पे q का वैल्यू निकाल चुके इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। अभी तक जो भी काम किया हम पीक वैल्यू पे काम किए, अब हम ट्राई करेंगे इसका मीन वैल्यू से कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे कंपेयर करेंगे मीन वैल्यू से कैसे काम करेंगे। तो हम जानते हैं क्या है, बाय डेफिनेशन जानते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम डेफिनेशन पार्ट व्हाट वी नो इज, हमारा जो वैल्यू ऑफ करंट होता है या फिर कहें तो चार्ज इक्वल टू होता है, ज्यादा सिंपल आपके लिए करंट इक्वल टू q बाई टी हम लिखते हैं, हमारा करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। सो
फिलहाल हम करंट कितना जान रहे हैं, मीन वैल्यू के लिए, इसलिए हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन हमारा मीन वैल्यू यानी आयन करंट इज इक्वल टू क्यू बाय कितने टाइम इंटरवल तक बात करें यहाँ पे हम t/2 तक का बात कर रहे हैं, क्योंकि पता फॉर्मूला क्या है q i इज इक्वल टू q/t होता है, लेकिन यहाँ टाइम कितना है t/2, इसलिए हमारा q इज इक्वल टू यहाँ से कितना बन जाएगा, वी विल हैव q इज इक्वल टू im इंटू t/2। इससे हमारा वैल्यू क्या दिखा हमको यहाँ पे, हमारा q इज इक्वल टू बन चुका है im t/2। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम क्या किए हैं यहाँ मीन वैल्यू से कंपेयर करना चाहेंगे कि मीन वैल्यू क्या है, एक पूरे हाफ वेव का कितना एवरेज वैल्यू है वही निकालेंगे। तो एवरेजली मान लीजिए करंट अगर आई है तो ऑब्वियसली करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है, तो वहां से क्या किया हम यहाँ पे क्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, जहाँ पे हमारा नीचे लिख देंगे ऐसे हमारा आई एम का मतलब हमारे पास सॉरी आई एम का हमारे पास सॉरी मीन वैल्यू, आई एम का मतलब हमारे पास है मीन वैल्यू। ठीक है, सो अब आगे आप जानते हैं आपको करना क्या है, फिलहाल आप चाहिए था रिलेशन निकालना, तो रिलेशन कैसे निकल जाएगा देखिए, आप यहाँ क्यू निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू और यहाँ हम क्यू निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मीन वैल्यू। अगर दोनों क्यू को आप कंपेयर कर लीजिएगा तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आप मीन वैल्यू और पीक वैल्यू का एक रिलेशन बना सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे भी ट्राई कीजिए, हम इसको इरेज करके बनाते हैं आगे फिर देखिए, यानी अभी हम क्या डिराइव कर चुके हैं यहाँ पे हमारा क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास आई एम t/2। मान लीजिए इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, बस इक्वेशन कंपेयर करना इजी होता है। तो यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में लिखिए, तो पता क्या था यहाँ पे लिखे शायद याद होगा आपको, हमारा q इज इक्वल टू आया था आई नॉट कितना आया था आपस आई नॉट पाई बाई टी, ऐसे भी स्टार्ट रहेगा, सॉरी हमारा आया होगा शायद आई नॉट टी बाई पाई। ये हमारे इक्वेशन में 3 था शायद, देख कंपेयर कर लीजिएगा, चेक करिए कॉपी में पर हमारा q इज इक्वल टू शायद आया था आई नॉट टी बाई पाई आया था। अगर आप इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर कीजिएगा हमें क्या मिलेगा, हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 एंड 4 को कंपेयर किया जाए हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमारा q इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, यहाँ पे आई एम t/2 इस इक्वल टू उस पर लिखिए क्या पास है, उधर हमारे पास है आई नॉट टी बाई पाई। तो इससे हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा t और t यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है और शायद कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा आई एम इज इक्वल टू, और आंसर इज आई एम इज इक्वल टू कितना 2 आई नॉट बाई पाई। तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इतना मैथ करना है चीज। तो जब भी रिलेशन पूछा एग्जाम में तो कैसे करना है, कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। जब हम 2 बाई पाई को कैलकुलेट करते हैं, जब हम 2 बाई पाई को कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारा वैल्यू कितना मिलता है हमको यहाँ पे 0.636 मिलेगा, यानी ऑन सॉल्विंग 2 बाई पाई हमारा वैल्यू क्या हो चुका आई एम इज इक्वल टू 0.636 आई नॉट। यानी डेफिनेशन फॉर्म इसको लिख सकते हैं कैसे, हमारा द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल इज 0.636 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट, या द पीक वैल्यू डायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग। वैसे ही जब करंट का निकाले हैं वैसे सिमिलर वे में क्या कर सकते हैं, आप हमारा सिमिलर वे में ईएम भी हमारा उतना ही आता है, ये हम कैलकुलेट नहीं करें फिलहाल, लेकिन जब कैलकुलेट करें यहाँ पर उससे हमको उतना ही वैल्यू मिलेगा। तो बेसिकली हमारा रिलेशन यहाँ पे था मीन वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ईसी निकालना, तुम कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं।